मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1974 का जिक्र है। उस वक्त इस मुल्क में बहुत कुछ बदल रहा था। शहरों में बिजली आ रही थी, पक्की सड़कें बन रहे थे, मगर गांव वो अभी भी वैसे के वैसे थे। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे कुएं और रात होते ही घुप अंधेरा। उस अंधेरे में जो सबसे पहले खत्म होती थी वो थी हिम्मत। राजेश मेहरा का नाम उस पूरे इलाके में मशहूर था। 3 गांव छोड़कर भी लोग जानते थे कि शादी ब्याह में अगर असली रौनक चाहिए तो राजेश को बुलाना पड़ेगा। वो दिल्ली का नहीं था, बनारस का नहीं था, एक मामूली से गांव का मामूली आदमी था, मगर उसके हाथ असाधारण थे। दोनों हथेलियां जब ढोलक की खाल पर पड़ती थी तो एक अजीब सी बात होती थी। औरतें थिरकने लगती थी, बूढ़े पांव थपथपाने लगते थे और बच्चे बेसाख्ता उठकर नाचने लगते थे। राजेश की धुन में एक जादू था जो समझाया नहीं जा सकता, बस महसूस होता था। वो खुद कहता था कि ये उसका नहीं, उसके उस्ताद रमेश रा का दिया हुआ हुनर है जो 15 साल पहले चले गए थे। राजेश की उम्र उस वक्त कोई 35-36 रही होगी। दुबला पतला जिस्म, चेहरे पर हमेशा पसीने की एक हल्की सी चमक और कंधे पर वो ढोलक जैसे उसका एक हिस्सा हो। शादी हो या मेला, जनेऊ हो या मुंडन, राजेश पहुंचता और माहौल जिंदा हो जाता। उस साल जेठ के महीने में राजेश के गांव से करीब 2 गांव की दूरी पर ठाकुर बलबीर सिंह के बेटे की शादी थी। बड़े जमींदार थे ठाकुर साहब। सैकड़ों बीघा जमीन, पक्का मकान और एक रुतबा जो रात के अंधेरे में भी चमकता था। ऐसे घर की शादी में हर चीज सबसे बेहतर होनी चाहिए थी, खाना, सजावट और बाजा। ठाकुर ने खुद आदमी भेजकर राजेश को बुलवाया था। ये इज्जत की बात थी, राजेश मना नहीं कर सकता था और करना भी नहीं चाहिए था। 2 दिन पहले ही वहां पहुंच गया। बारात निकली, बाजे बजे, दावत हुई। राजेश ने पूरी रात ढोलक बजाई। उसकी उंगलियां थकती नहीं थी, बस एक नशे में डूबी रहती थी। मगर बारात लौटते लौटते काफी रात हो गई। ठाकुर ने कहा था कि रात को ही वापस मत जाओ, सुबह चले जाना। मगर राजेश को घर की याद आ रही थी। उसकी बीवी को बुखार था। जाने से पहले वो चाहता था कि जल्दी पहुंच जाए। ठाकुर के आदमियों ने कुछ दूर तक छोड़ने की बात की, मगर राजेश ने मना कर दिया। रास्ता उसे मालूम था, जंगल से होकर गुजरता था। वो रास्ता उसने सैकड़ों बार तय किया था। रात के बाद रात आती है, मगर हर रात एक जैसी नहीं होती। उस रात का अंधेरा कुछ अलग था। ये बात राजेश को बाद में समझ आई, बहुत देर बाद। रात के करीब 11 बजे राजेश चला। कंधे पर ढोलक थी। उसने उसे कपड़े से ढक लिया था ताकि ओस ना पड़े। हाथ में एक लालटेन थी जो ठाकुर के नौकर ने दे दी थी। लौ कांपती रहती थी हवा में। चारों तरफ जंगल था, बड़े बड़े पीपल, नीम और कुछ ऐसे पेड़ जिनके नाम राजेश नहीं जानता था। रात में वो सब एक जैसे लगते थे, बड़े, काले और खामोश। राजेश को डर नहीं था। इस रास्ते से वो इतनी बार गुजरा था कि अब अंधेरे में भी मोड़ याद थे।
लालटेन की रोशनी में उसकी परछाई लंबी होकर पीछे पड़ती थी, जैसे कोई दूसरा आदमी उसके साथ चल रहा हो। वो मन में अपनी बीवी के बुखार के बारे में सोच रहा था। कल सुबह वैद्य को बुलाना होगा। घर में थोड़ा आटा भी खत्म हो रहा है। महीने के आखिर में पैसे आ जाएंगे। ठाकुर ने अच्छी रकम तय कर दी थी। सब सोचता जा रहा था और पांव आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक आवाज आई, ढोलक की आवाज। राजेश रुक गया। पांव जमीन में जैसे गड़ गए। एक पल के लिए दिमाग ने सोचा शायद कहीं से कोई और बारात निकल रही हो, शायद किसी के घर में कोई काम हो। मगर यह ख्याल उसी पल टूट गया जब उसने महसूस किया आवाज उसके कंधे से आ रही है, उसी ढोलक से जो उसके कंधे पर लटकी थी, जिसे उसने घंटों से छुआ तलक नहीं था। वही लय, वही ताल जो राजेश बरसों से बजाता आया था, मगर आज उसके हाथ बिल्कुल शांत थे। वो हाथ में लालटेन थी, दूसरा हाथ बेकार लटक रहा था। राजेश ने ढोलक को झटके से उतारा, ढक्कन हटाया। ढोलक बिल्कुल खामोश, बस एक खाल और लकड़ी का ढांचा। उसने थपथपाया, कोई आवाज नहीं सिवाय उसकी खुद की थपथपाहट के। राजेश ने ढोलक वापस कंधे पर रखी। 2 कदम और चला, आवाज फिर शुरू हो गई। राजेश ने सोचा आगे बढ़ो, घर पहुंचो, ये सब थकान का असर है। 2 रात से ठीक से सोया नहीं था। दिमाग थका होता है तो कान धोखा देते हैं। उसने लालटेन को आगे किया और चलता रहा। कोई 50 कदम आगे गया होगा कि रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ की जड़ पर 2 बच्चे बैठे थे। लालटेन की रोशनी में वो साफ दिख रहे थे। दोनों की उम्र कोई 9-10 साल की लग रहे थे। एक लड़का एक लड़की, दोनों मटमैले कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरे सामान्य, ना डरावने ना अजीब, बस वहां बैठे थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। राजेश ने सोचा किसी के बच्चे भटक गए होंगे। उसने रुक कर पूछा कि किसके हो, कौन से घर से हो। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखते रहे एक अजीब सी बेजान निगाह से। फिर दोनों उठे और राजेश की तरफ चले आए। लड़के ने कहा, ढोलक बजाओ, हमें सुनना है। राजेश को अजीब लगा, मगर उसने समझाया, देर हो गई है बेटा, घर जाना है, जाओ, तुम्हारे भी माँ बाप परेशान होंगे। लड़की ने कहा, बस थोड़ी देर, हमने बहुत दिनों से नहीं सुनी। बहुत दिनों से नहीं सुनी, ये जुमला राजेश के कानों में अटक गया। कितने दिन, जंगल के बीच रात को, अकेले बच्चे, ये सवाल उसके मन में आया मगर होठों तक नहीं पहुंचा। राजेश ने मना किया और चलने लगा। बच्चों ने पीछे से आवाज दी, अगर तुम नहीं बजाओगे तो वो बजती रहेगी खुद। राजेश के पांव रुक गए। उसने पलट कर देखा, दोनों बच्चे वहीं खड़े थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था और ठीक उसी वक्त कंधे पर लटकी ढोलक में फिर से धड़कन शुरू हो गई। वो बच्चे कौन थे? ये पूरी बात उस वक्त से शुरू होती है जब सन 1970 में उस जंगल के पास वाले गांव में एक घटना हुई थी। उस गांव का नाम था बरसाटी। छोटा सा गांव, कोई 5-6 घर, एक कुआं और एक मंदिर जो अधूरा बना था। बरसाटी में एक बुनकर रहता था, नाम था करीमुल्ला। वो मुसलमान था मगर गांव के हिंदुओं के साथ इतना घुला मिला था कि त्योहारों में फर्क ही नहीं होता था। उसके 2 बच्चे थे, बेटा इमरान 9 साल का और बेटी रुखसाना जिसे सब रक्की कहते थे।
10 साल की इमरान और रक्की दोनों में एक चीज मुश्तरक थी और वो थी संगीत। दोनों को ताल की एक ऐसी समझ थी जो इस उम्र में होना मुमकिन नहीं लगती। गांव में जब भी बाजा बजता दोनों वहां पहुंच जाते, आंखें बंद, सिर हिलता, पांव थिरकते। करीमुल्ला हंसकर कहता कि इनके कानों में राग बसा हुआ है। सन 70 में जब मानसून देरी से आया और ज़मीनें सूख गई थे, उस इलाके में एक बीमारी फैली। पहले बुखार, फिर बेहोशी, फिर कुछ और। वैद्य दूर था, सड़क नहीं थी, दवाई नहीं पहुंची। बरसाती के कई घरों पर उस बीमारी ने दस्तक दी। करीमुल्ला के घर में पहले रक्की को बुखार हुआ। 3 दिन में वो इतनी कमज़ोर हो गई कि उठ नहीं सकते थे। इमरान उसके पास बैठा रहता, हाथ थामे। 5वें दिन रक्की चली गई। इमरान कुछ नहीं बोला, रोया भी नहीं, बस चुप हो गया। करीमुल्ला कहते हैं कि उस दिन के बाद इमरान ने खाना पीना लगभग बंद कर दिया था। रात को उसकी कोठरी से आवाज़ें आती थी, जैसे कोई धुन गुनगुना रहा हो, वही धुन जो रुक्की को पसंद थे। 2 हफ्ते बाद इमरान भी नहीं रहा। करीमुल्ला उस गांव से चले गए, मगर उनके बच्चे शायद कहीं नहीं गए। बुजुर्ग ने कहा कि जो बच्चा किसी चाहत के साथ मरता है, अधूरी चाहत, वो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं जाता। रुक्की और इमरान की चाहत थी संगीत, खासकर ढोलक, जिसे उन्होंने जिंदगी भर सुना था मगर कभी छू नहीं पाए। 4 साल से वो उस जंगल में थे, किसी बाजे वाले का इंतजार करते हुए। राजेश ने जब पलट कर देखा तो बच्चे उसके बहुत करीब आ गए थे, इतने करीब कि लालटेन की रोशनी में उनके चेहरे साफ दिखते थे। राजेश ने उनकी आंखें देखी और वो कांप गया। आंखें थी मगर उनमें वो चमक नहीं थी जो जिंदा आंखों में होती है। जैसे कोई दिया जले मगर उसमें तेल ना हो, बस कुछ देर की लौ। लड़की ने यानी कि रुक्की ने अपनी नन्ही उंगली ढोलक की तरफ बढ़ाई। उसने छुआ नहीं, बस इशारा किया और उसी पल ढोलक में वो धड़कन इतनी तेज हो गई कि राजेश को लगा जैसे उसके कंधे पर कोई दिल धड़क रहा हो। राजेश के हाथ कांप रहे थे, मगर ना जाने क्यों उसने ढोलक उतारी, जमीन पर रखे और अपने कांपते हाथ उसके ऊपर रखे। वो बजाने लगा, पहले धीरे धीरे जैसे कोई नींद से जागता हो, फिर थोड़ा तेज, फिर और तेज। उसके हाथ जो रात भर थकान से भारी थे, अब जैसे हल्के हो गए थे। उंगलियां खुद ब खुद सही जगह पड़ रहे थे। ताल वही था जो वो बरसों से बजाते आ रहा था, मगर रात के उस सन्नाटे में वो ताल कुछ और ही लग रहा था, भारी पुराना, जैसे किसी कदीम दरख्त की जड़ों जैसा। बच्चे उसके सामने थे। इमरान की आंखें बंद हो गई थी। रुक्की के होठ हल्के से हिल रहे थे, जैसे कोई गीत गुनगुना रही हो जो कानों तक नहीं पहुंचता। राजेश बजाता रहा। डर था, जरूर था, मगर उसके हाथ नहीं रुके। उसे नहीं पता था कि वो क्यों बजा रहा है। शायद इसलिए कि उन बच्चों के चेहरे पर जो बेबसी थे वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। शायद इसलिए कि एक उस्ताद कभी अपना हुनर किसी ज़रूरतमंद से नहीं रोकता, चाहे वो ज़रूरतमंद इस दुनिया का हो या ना हो। जंगल में कोई हवा नहीं थे, पेड़ नहीं हिले, कोई जानवर नहीं बोला, बस ढोलक थे और रात। कितनी देर बजाई राजेश को याद नहीं। उसे लगा जैसे घंटा बीता हो, मगर शायद कुछ मिनट ही रहे हों। एक वक्त आया जब उसके हाथ खुद रुक गए,
जैसे ताल पूरा हो गया हो। उसने ऊपर देखा, बच्चे नहीं थे। पीपल के जड़ों के पास सिर्फ अंधेरा था। लालटेन की लौ कांप रहे थे। जंगल चुप था। राजेश किसी तरह घर पहुंचा। रात के करीब 2 बजे थे। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। बुखार में भी उठ आई थी। उसने देखा राजेश का चेहरा पीला था, कपड़े पसीने से तर थे, आंखें अजीब तरह से थकी हुई थी। राजेश ने उस रात कुछ नहीं बताया। पानी पिया, चारपाई पर लेट गया, ढोलक को दरवाजे के बाहर रखाया। उस रात उसे घर के अंदर नहीं लाया। सुबह जब उठा तो पहला काम किया, ढोलक को उठाया और बजाया। आवाज़ वही थी, वही जानी पहचानी उसकी अपनी, कोई और आवाज़ नहीं। ढोलक खामोश थे जब तक उसके हाथ ना पड़े। उसने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद वो एक काम से उस जंगल के पास वाले गांव बरसाटी से गुजरा। एक बूढ़े आदमी से बात हुई। राजेश ने रात की बात तो नहीं बताई, मगर बस यूं ही पूछा कि यहाँ कोई करीमुल्ला रहते थे क्या। बूढ़े ने हाँ कहा। फिर उसने वो पूरी कहानी बताई, रुक्की और इमरान की, उनकी मौत की, उनके संगीत के शौक की। राजेश ने पूछा, उनकी कब्र कहाँ है? बूढ़े ने जंगल की ओर इशारा किया, जहाँ एक बड़ा पीपल था। राजेश उस दिन के बाद हर साल एक बार उस पीपल के पास जाता था, अकेले, रात को नहीं दिन में, और थोड़ी देर ढोलक बजाता था। उसने किसी को ये बात बताई नहीं थी, ना बीवी को, ना यारों को। ये उसका और उन बच्चों का, रुक्की और इमरान का, एक खामोश समझौता था। गांव के लोग कहते हैं कि जब राजेश उस जंगल से कभी गुजरता था तो उसके कंधे पर लटकी ढोलक में कभी कभी एक हल्की सी धड़कन आती थी, जैसे कोई शुक्रिया कह रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के कोई 10 बजे होंगे जब कमलेश ने अपने ट्रक रोककर एक ढाबे पर चाय पी थी। उसके सामने की सड़क खाली थी, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में डूबी एक लकीर जो अंधेरे में कहीं खत्म होती थी। वो उस रात के बारे में सोचता था कि काश उसने चाय वहीं छोड़ दी होती, ट्रक मोड़ी होती और घर चला गया होता। मगर आदमी जो गलती एक बार करता है उसे हमेशा एहसास होता है उसके बाद। कमलेश कुमार एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाता था। कंपनी का नाम था महाकाल कैरियर्स। ठेकेदार टाइप का धंधा जिसमें माल इधर से उधर होता था और हिसाब किताब कभी सीधा नहीं रहता था। कमलेश को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसका काम था ट्रक चलाना, माल पहुंचाना और वापस आना। वो पिछले 12 सालों से यही करता आया था। उसकी उम्र कोई 42 के आसपास की थी। कद मझोला, रंग सांवला, चेहरे पर उन रेखाओं का जाल जो सिर्फ हाईवे पर रातों में जागने से पड़ती हैं। उसकी आंखें छोटी लेकिन तेज थी। वो किस्म की आंखें जो अंधेरी सड़क पर मुड़ाओं को पहले ही भांप लेती है। उसने जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशें नहीं पाली थी। एक छोटा घर, एक साइकिल जो उसके लड़के के लिए थी, और महीने के अंत में पगार के बाद जो 200-400 रुपए बचते थे वो। उसका खलासी था जुगनू, 19-20 साल का लड़का, पतला दुबला, हर बात पर झट से हंस देने वाला। जुगनू उसके साथ 1.5 साल से था। कमलेश को वो पसंद था, इसलिए नहीं कि वो बहुत होशियार था, बल्कि इसलिए कि लंबी रातों में उसकी बकबक से नींद नहीं आती थी।
उस शाम की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। रविशंकर से उसकी मुलाकात अचानक हुई थी उस बाजार में जहां कमलेश अपनी ट्रक की एक पार्ट खरीदने गया था। पहले उसने पहचाना नहीं। एक आदमी उसकी तरफ आया, रुका और कहा, कमलेश। आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे शब्द गले से नहीं किसी बहुत गहरे कुएं से आ रहे हों। कमलेश ने गौर से देखा और तब कहीं जाकर रविशंकर की झलक मिली उसमें। वो बचपन का यार जिसके साथ उसने नाले में मछलियां पकड़ी थी, जो गांव छोड़कर शहर गया था और फिर कभी नहीं लौटा था। मगर ये रविशंकर, ये जो उसके सामने खड़ा था, वो उससे बिल्कुल अलग था। आदमी बहुत दुबला हो गया था, इस कदर कि उसके कपड़े उस पर टंगे हुए लगते थे, जैसे किसी खूंटी पर लटका दिए गए हों। गाल भीतर को धंसे थे। आंखें, वो सबसे अजीब चीज थी। आंखें काली थी और इतनी गहरी कि कमलेश को लगा जैसे वो उनमें झांक रहा है, मगर आंखें उसकी तरफ देख ही नहीं रही। वो किसी और चीज को देख रहे थे, किसी ऐसी चीज को जो वहां थी ही नहीं। रविशंकर का चेहरा पहचाना था, मगर उसकी कैफियत, उसकी हालत बेगाना थी। कमलेश ने पूछा कि सब ठीक है ना। रविशंकर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। उसने कहा कि ठीक है, बस थोड़ी तबीयत नासाज रहती है। फिर उसने वो बात कही जिसके लिए शायद वो वहां आया था। रविशंकर की बात सुनकर कमलेश को पहले अजीब लगा। उसने बताया कि शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में उसका एक पुराना घर है। घर अब किसी काम का नहीं, खाली पड़ा है, मगर उस घर में एक बड़ी अलमारी है, लकड़ी की, भारी। उसे वहां से हटवाना है, बस इतना काम है। जो भी करे वो अलमारी उठाकर कहीं दूर ले जाए या जला दे। रविशंकर को परवाह नहीं, बस वो अलमारी उस घर में नहीं रहनी चाहिए। इसके बदले में वो 5,000 रुपए देगा। 5,000 एक अलमारी के लिए। कमलेश ने उससे पूछा, क्यों? खुद क्यों नहीं उठाता या कोई और मजदूर क्यों नहीं बुलाता? रविशंकर ने कुछ देर चुप रहकर कहा कि वो उस घर में नहीं जा सकता। बस इतना कहकर उसने नजरें फेर ली। उस लम्हे में कमलेश ने उसके चेहरे पर कुछ देखा। कोई भाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई उदासी नहीं, बस एक ऐसी खालीपन जो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। कमलेश ने हाँ कर दी। बाद में उसने खुद से पूछा, क्यों? 5,000 की वजह से, या इसलिए कि रविशंकर की हालत देखकर उसे और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रविशंकर मिश्रा ने वो घर 13 साल पहले खरीदा था। वो उन दिनों में था जब सब कुछ ठीक था। नौकरी थी, थोड़ी बहुत बचत थी और एक यकीन था कि आगे और बेहतर होगा। घर शहर से बाहर इसलिए लिया था क्योंकि सस्ता था और शांत था। जमीन सस्ती पड़ी, मकान पुराना था मगर मजबूत था। अकेला था, शादी नहीं हुई थी, परिवार दूर था। घर में रहते हुए पहले कुछ महीने ठीक रहे, फिर चीजें बदलने लगी। वो ठीक ठीक नहीं बता सकता था कि पहले क्या हुआ। छोटी छोटी बातें थीं। कभी लगता था किसी ने उसका नाम पुकारा और घूम कर देखो तो कोई नहीं। कभी रात को नींद में ऐसा लगता कि कमरे में कोई है, मगर उठकर देखो तो अंधेरा ही था। आवाजें थी कभी कभी बहुत धीमी, जैसे लकड़ी में से आ रही हों। उसने सोचा कि पुरानी इमारत है, चूहे होंगे, दीवारें सिकुड़ती फैलती होंगी। फिर एक रात उसने वो सपना देखा।
सपने में एक औरत थी। उसने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, क्योंकि औरत हमेशा उस बड़ी अलमारी के पास खड़ी होती थी, पीठ किए हुए। सपने में अलमारी खुली होती थी और भीतर बस अंधेरा होता था, इतना घना, इतना गहरा कि लगता था वो किसी तरफ नहीं जाता, बस वहीं खत्म होता है। रविशंकर हर बार उस अलमारी के करीब जाता था, ऐसे जैसे कोई उसे खींच रहा हो, और हर बार ठीक उस लम्हे में जब उसका हाथ भीतर जाने वाला होता, नींद टूट जाती थी। उसने घर छोड़ दिया, कहीं किराए पर चला गया। उसने सोचा कि दूरी से सब ठीक हो जाएगा, मगर सपना साथ चला गया। और फिर धीरे धीरे कुछ और हुआ, ऐसा जिसे वो किसी से नहीं कह सका। उसे लगने लगा कि वो जहां भी जाता है कुछ उसके साथ चल रहा है। वो कुछ जो उस घर में था या जो उस अलमारी में था, वो उसके साथ आ गया था। उसकी तबीयत बिगड़ती गई, खाना कम हो गया, नींद नहीं आती, वो कमज़ोर होता चला गया, और उसे यकीन हो गया कि जब तक वो अलमारी उस घर में है तब तक उससे पीछा नहीं छूटेगा। मगर वो खुद उस घर में कदम नहीं रख सकता, सोचते ही दम घुटने लगता है। इसलिए उसने कमलेश को याद किया। घर का पता एक कागज पर लिखा था। रविशंकर ने वो कमलेश को थमाया और बिना कुछ और बोले वहां से निकल गया। कमलेश ने उसे जाते हुए देखा। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी, जैसे हर कदम उठाना मेहनत का काम हो। रात को घर आकर कमलेश ने उस कागज को एक बार और देखा। पता था शहर के बाहर पक्की सड़क से हटकर एक कच्चे रास्ते पर। नाम था उस जगह का रनकोट रोड, और नीचे लिखा था घर के भीतर जाते ही बाईं तरफ का कमरा। अगले दिन शाम को जब दिन का काम खत्म हो गया, कमलेश ने जुगनू को बुलाया। जुगनू पहले हिचकिचाया, बोला कि रात को कहाँ जाना, मालिक को पता चला तो झाड़ पड़ेगी। कमलेश ने कहा कि मालिक को पता नहीं चलेगा, और 5,000 में से 1,000 उसके। जुगनू मान गया। वो दोनों रात के 9 बजे निकले। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई। ट्रक एक पुराने पुल के ऊपर से गुजरी, फिर एक खेत के किनारे किनारे चलती रही, फिर रास्ता कच्चा हो गया। जुगनू बोला, भाई साहब, यहाँ कोई रहता है क्या? कमलेश ने कहा, पहले था। घर दूर से दिखा तो कमलेश को लगा जैसे अंधेरे में एक अंधेरा है। इमारत बड़ी थी, 2 मंजिला पुरानी, मगर उसमें कोई रोशनी नहीं थी। ना पड़ोस में कोई और घर था, ना कोई दुकान, ना बत्ती। ट्रक रोक कर दोनों उतरे। जुगनू ने टॉर्च चलाई। लोहे का गेट था, खुला था, जंग खाया हुआ, और जब कमलेश ने उसे धकेला तो एक आवाज हुई जो उस खाली आंगन में गूंजती रही कुछ देर। घर के अंदर घुसने पर एक एहसास हुआ कि यहाँ कोई बहुत अरसे से नहीं आया। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, दीवारों पर सीलन के निशान थे। छत के एक कोने में मकड़ी का जाल था, जो इतना पुराना था कि खुद धूल बन चुका था। बाईं तरफ का कमरा। जुगनू ने टॉर्च उस तरफ मोड़ी और अलमारी दिखी। ये वाकई बड़ी थी, लकड़ी की, काली। रंग या तो बहुत पुराना था या लकड़ी खुद ऐसी थी। ऊंचाई इतनी थी कि उसके ऊपर का हिस्सा छत को छू रहा था। चौड़ाई में भी पूरी दीवार के करीब करीब। उस पर एक पीतल का ताला था जो उसकी उम्र से बहुत नया लगता था। कमलेश ने गौर किया कि ताला नया है। उसने जुगनू से कहा, उठाते हैं। दोनों ने मिलकर धकेला। अलमारी हिली नहीं।
फिर दोनों ने एक तरफ से पकड़कर खींचा। बहुत मुश्किल से 1 इंच खिसकी। वो अलमारी बेतहाशा भारी थे। इससे भारी नहीं हो सकते थे, जितने थे उससे ज्यादा। कमलेश ने सोचा, अलमारी खाली है, फिर इतनी भारी कैसे? उन्होंने किसी तरह पसीने में भीग कर 2 बार रुककर सांस लेकर उसे खींचा। दरवाजे से निकला, आंगन से होते हुए बाहर लाए और ट्रक में रखे। जुगनू थका हुआ था। उसने कहा, भाई साहब, इसमें पत्थर भरे हैं क्या? कमलेश ने जवाब नहीं दिया। वो अलमारी को देख रहा था। वो किसी सुनसान जगह की तलाश में निकले, जहां आग लगाई जा सके या कहीं फेंकी जा सके। शहर से बाहर एक पुरानी खदान थी जो अब बंद पड़ी थी। कमलेश ने सोचा वहां ले जाएंगे। ट्रक चलने लगी। कोई 15 मिनट बाद जुगनू ऊग रहा था। कमलेश एकटक सड़क पर देख रहा था। एक आवाज आई। पहले कमलेश को लगा कि ट्रक की आवाज है, फिर लगा कि सड़क ऊबड़ खाबड़ है, मगर आवाज फिर आई ट्रक के पीछे से। ये एक थपथपाहट थी, धीमी मगर बाकायदा, जैसे कोई किसी बंद कमरे पर दस्तक दे रहा हो। जुगनू उठ बैठा। उसकी नींद फौरन उड़ गई। ये क्या है? उसने धीरे से पूछा। कमलेश ने ट्रक रोकी। दोनों उतरे। रात बहुत गहरी थी। चांद नहीं था, सिर्फ तारे थे और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। हेडलाइट्स की रोशनी में ट्रक की पीठ पर एक आयताकार साया थी। आवाज अब रुक गई थी। कमलेश आगे बढ़ा। उसने ट्रक की पिछली सीट खोली और भीतर झांका। अलमारी वहीं थी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही रखी थी, मगर एक बात थी, ताला जो पीतल का था और नया था, वो अब नहीं था। ताला कहाँ गया? कमलेश ने ट्रक का फर्श देखा। ताला वहां पड़ा था, टूटा हुआ नहीं, बस खुला हुआ, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। अंदर से। जुगनू पीछे से चिपका हुआ था। उसकी सांसें तेज थी। कमलेश ने अलमारी का दरवाजा पकड़ा। उसने खींचा। जो उसने देखा, उसके बाद कई रातों तक उसे नींद नहीं आई। अलमारी के भीतर एक इंसान था, या जो कभी इंसान था। उसकी लाश घुटनों को मोड़कर बैठी हुई थी। दोनों बाहें सीने पर बंधे थे। कपड़े थे, वही पुराने कपड़े जो किसी मर्द के थे। चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। लाश पुरानी थी, बहुत पुरानी। कमलेश जानता था। वो समझ नहीं सकता था कि कैसे जानता है, मगर जानता था कि ये लाश उसी आदमी की है जो उससे 2 दिन पहले मिला था। ये रविशंकर की लाश थी। जुगनू ने एक आवाज निकाली। कोई शब्द नहीं था, बस एक डर जो गले से निकला, और वो वहां से भागा। ट्रक के पास, फिर आगे सड़क पर। कमलेश ने आवाज लगाई, मगर जुगनू नहीं रुका। कमलेश अकेला खड़ा रहा। उसकी टॉर्च उस लाश पर पड़ी थी, और तब उस लम्हे में जब उसे सबसे ज्यादा भागना चाहिए था, उसने एक बात नोट की। लाश के हाथ में एक कागज मुड़ा था, पुराना मगर था। कमलेश ने वो कागज नहीं उठाया। वो पीछे हटा, ट्रक बंद की और जुगनू को ढूंढने चला। जुगनू कोई आधा किलोमीटर आगे मिला। सड़क के किनारे बैठा, कांपता हुआ। दोनों ने एक शब्द नहीं बोला काफी देर तक। फिर कमलेश ने ट्रक स्टार्ट की। उसने ट्रक को वापस शहर की ओर मोड़ा। थाने के पास जाकर उसने ट्रक रोकी और उतरा। पुलिस को बताने में करीब आधा घंटा लगा। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था,
बाद में जो पता चला वो टुकड़ों में था। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि रविशंकर मिश्रा की मौत करीब 4 महीने पहले हुई थी। पोस्टमार्टम में कोई जाहिर वजह नहीं मिली। शरीर इस कदर सूखा हुआ था कि ज्यादा कुछ बताना मुश्किल था। कुपोषण, डिहाइड्रेशन और डॉक्टरों के शब्दों में ऑर्गन फेलियर ड्यू टू अननोन कॉजेस। घर पुराना रिकॉर्ड में रविशंकर के नाम पर था, मगर कमलेश से जो आदमी मिला था वो कौन था? थाने ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। बाजार में कोई नहीं था। उस जगह जहां कमलेश खड़ा था अकेला था वो। जुगनू ने भी कहा उसने सिर्फ कमलेश को देखा था, उसके सामने कोई नहीं था। मगर कागज था, वो पता लिखा कागज, वो कमलेश की जेब में था। उस पर हाथ की लिखावट थी। पुलिस ने बाद में रविशंकर के पुराने दफ्तर के रिकॉर्ड से उसकी लिखावट का नमूना निकाला। मिलान हुआ। वो कागज जो अलमारी में लाश के हाथ में था, उसे पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भेजा। उस पर लिखा था बहुत कमज़ोर कांपते हाथों से, मगर पढ़ा जा सकता था। इसे मत खोलो, इसे कहीं और मत ले जाओ, इसे जलाओ यहीं, इसके साथ मत जाओ। और नीचे बहुत छोटे अक्षरों में एक लाइन और थी, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। कमलेश ने बाद के दिनों में बहुत सोचा। वो सोचता रहा कि वो कैसे था, वो आदमी जो रविशंकर की तरह दिखता था, जो उसकी आवाज़ में बोलता था, जो उसकी यादें जानता था। वो सोचता रहा कि अलमारी में ताला नया क्यों था, जैसे किसी ने हाल ही में बाहर से बंद किया हो, मगर लाश 4 महीने पुरानी थी। वो सोचता रहा कि आवाज़ें, वो थपथपाहट किसके लिए थी, किसे बुलाया जा रहा था। वो सोचता रहा कि अगर वो अलमारी खोलता नहीं, या अगर वो उस खुली अलमारी के सामने और देर तक रुकता तो क्या होता। कोई जवाब नहीं था, मगर एक बात थी जो उसे रात को याद आती रहती जब नींद नहीं आती थी और छत एकटक देखता था। उस रात जब वो थाने से निकलकर ट्रक में बैठा था, वापस जाने से पहले उसने एक पल के लिए ट्रक का शीशा देखा था। पीछे की सीट खाली थी, अलमारी वहां नहीं थी। पुलिस ने कहा कि वो उसे घटनास्थल पर छोड़ आए थे, मगर कमलेश को याद था कि उसने ट्रक बंद की थी, पीछे का दरवाज़ा बंद था। वो थाने तक आया था बिना रुके। अलमारी कहाँ गई ये कभी पता नहीं चला। रविशंकर मिश्रा के बारे में जो पता चला वो ये था कि वो पिछले 3 सालों से किसी से नहीं मिला था। पड़ोसियों ने कहा कि वो कभी कभी रात को घर के बाहर निकलता था, अकेला, बिना किसी मकसद के। एक बार किसी ने उससे पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा था देखने। किसे देखने वो नहीं बताया। उसके कमरे में पुलिस को एक डायरी मिली, बहुत पुरानी, पन्ने पीले, ज़्यादातर पन्ने खाली थे। सिर्फ पहले कुछ पन्नों पर लिखा था, और वो भी बेतरीब, जैसे रात के अंधेरे में लिखा गया हो। एक जगह लिखा था वो अलमारी में नहीं है, वो अलमारी में ही है। दूसरी जगह मैंने इसे खोला था एक बार, बस एक बार, उस रात के बाद से ये मुझे देखती है। और आखिरी पन्ने पर जहां लिखावट इतनी कांपती थी कि मुश्किल से पढ़ी जा सकते थे, जो भी इसे पढ़ रहा है, ये मत करो जो मैंने किया, इसे ढूंढो मत, अगर ढूंढ लिया तो इसे खोलो मत, अगर खोल लिया तो फिर कोई बात नहीं। कमलेश ने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, मगर वो अब रात को अकेला नहीं जाता, हाईवे पर भी कभी नहीं। और जब कोई उससे पूछता
कि क्यों, तो बस कहता कि रात की सड़क पर बहुत कुछ होता है जो दिखता नहीं। ये उसका जवाब होता है, ये उसका जवाब रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।